नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 2 मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम इस पाठ में पढ़ेंगे मौर्य वंश के प्रमुख शासक। मौर्य वंश के प्रमुख शासक में आता है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संपत्ति, शालिशुक्र और भद्रहित। अब हमारे को इसमें तीन चीजें पढ़नी है। एक तो प्रथम शासक कौन था जिसने मौर्य वंश की नींव रखी, तो प्रथम शासक तो हमारे पास है चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो कहलाएगा प्रथम शासक। एक हम ध्यान का रखते हैं अंतिम शासक, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शासक है अशोक, महत्वपूर्ण। प्रथम शासक वो शासक जिसने उस वंश की नींव रखी हो, अंतिम शासक वो शासक जिससे वो वंश खत्म हो जाए, और महत्वपूर्ण शासक इसमें अशोक। और हमारे जो कोर्स में वो तीन ही शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ये तीन पढ़ने अपने को। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिषेक हुआ था वो हुआ था 322 ईस्वी में। इनको जो मार्गदर्शन मिला था वो मिला था चाणक्य से। चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इसका एक उपनाम भी है सेनोट्रोकोर्स। यूनान के साहित्य है, उस साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोर्स के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं इसके सामान्य परिचय। ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में ये पास में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास में है ये अफगानिस्तान, और ये आगे का है वो है ईरान, और ये बाकी जो क्षेत्र बच गया वो है यूनान का। इस समय यूनान का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि देवताओं से इसको एक वरदान मिला हुआ था कि विश्व विजेता बनेगा। और इसी का एक मंत्री था सेल्यूकस। ये अपनी सेना के साथ भारत पर विश्व विजेता बनने के कारण वो उस भारत को जीतना चाहता था। ये अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करते समय ईरान का एक शासक था दारा सेकिन, उसके लिए भी एक कहा जाता है कि उसे भी देवताओं से वरदान मिला हुआ है विश्व विजेता का। लेकिन जब सिकंदर ने ईरान के शासक को हराया तो भारत के लोगों को लगा कि भारत को भी जीत लेगा। इस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण जो महाजनपद था वो था मगध का महाजनपद, और एक इधर था, ये था गांधार। गांधार में एक विश्वविद्यालय थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त था एक अध्यापक के पद पे थे, और इन्होंने सोचा कि भारत के जो 16 महाजनपद है हम इन सबको एक करके अगर हम एक हो जाए तो जरूर हम इस सिकंदर का सामना कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले मगध का जो राजा था धनानंद, जो कि बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर था, बहुत पैसा था, लोहा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, हथियार की मात्रा बहुत थी, इसलिए चाणक्य ने सोचा कि मगध के जो राजा है उनसे मिलना चाहिए सबसे पहले। जब चाणक्य मगध के राजा के पास मिलने आया तो इन्होंने इसकी बात नहीं मानी और इसको अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। चाणक्य पूरे भारत का दौर करता हुआ वापिस घूमता हुआ जब जा रहा था तो मगध के ही क्षेत्र में गिरिवृक्ष की जो पहाड़ियां थी वहां पे राजकिलम का खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मुलाकात हुई थी। राजकिलम का खेल का मतलब होता है कि राजा बनता है एक व्यक्ति, कुछ सिपाही बनते हैं, कुछ चोर बनते हैं, कुछ कैदी बनते हैं। तो उस खेल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, और इन्होंने जो न्याय किया था वो न्यायप्रिय था, और इन्हीं खेल की भावना से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ जब उनकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष, उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा और फिर अपने साथ तक्षशिला लेके चले गए। तक्षशिला में इन्होंने 9-10 साल तक अपने पास रखा, इनको राजनीति के बारे में जानकारी दी, और फिर उन्होंने गांधार
के शासक अंबिक पर आक्रमण किया और इसको परास्त किया और यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया और यहां से फिर 6 लाख पैदल सैनिक अपने साथ लेकर इन्होंने मगध पर आक्रमण किया और 322 ईस्वी में मगध के राजा घनानंद को परास्त करके मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला था। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में बंगाल और पश्चिम में ईरान तक और गुजरात में फैला हुआ था। गुजरात में फैला हुआ था उसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। बंगाल में फैला हुआ मास्तान अभिलेख से मिलती है और ईरान के की जानकारी हमारे 4 क्षेत्रों से मिलती है जो कि इन 4 क्षेत्र जो कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य 305 ईस्वी में युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई, सेल्यूकस की हार हुई। दोनों के बीच में बंदी बनाने की वजह सेल्यूकस ने दोनों ने मित्रता की और एक संधि रखी थी और वो संधि की शर्त ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह किया। हेलेना जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी और ये कहा जाता है कि दहेज में कुछ ना कुछ दिए जाते हैं, तो दहेज के रूप में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को ईरान के ये 4 क्षेत्र दिए थे, जिससे मैं कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजय अभियान था वो ईरान तक पहुंच गया था। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजकवि था, उसको भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया गया था, जहां पे उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये सब कुछ होने के बाद चंद्रगुप्त भी सेल्यूकस को कुछ देना चाहता था, इसलिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इतना कुछ होने के बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार अच्छी तरह से फैलाया और दुर्भाग्य की बात यह थी कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कई विद्वानों की एक मीटिंग बनाई या सभा बुलाई। उस सभा में भद्रभाव ने ये कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, यह अकाल तुम्हारी वजह से पड़ा, तुम इसके दोषी हो, क्योंकि तुम अगर भारत को या 16 महाजन पदों को एक करने की ना सोचते तो इतनी जन हानि नहीं होती और अकाल पड़ने की स्थिति नहीं आती। अब सारा का सारा दोष चंद्रगुप्त मौर्य पर दोष मान लिया गया और फिर इन्होंने इससे उपाय पूछा तो भद्रभाव ने कहा कि तुम अपना साम्राज्य त्याग दो और कहीं बाहर चले जाओ या संन्यास ले लो। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक में चला गया, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे, जहां पे उन्होंने संथारा किया। संथारा का मतलब है अन्न त्याग दिया, जल पानी अन्न को त्यागना। और फिर 298 ईस्वी में इनकी वहां पे हत्या हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। अब अगले चैप्टर में या अगले जो क्लास आएगी उसमें हम सम्राट बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे।